पास। तो फिजन रिएक्शन जो है, फिजन न्यूक्लियर रिएक्शन जो वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो कंट्रोल्ड होगा, यदि हम बात करें तो जो फिजन न्यूक्लियर फिजन जो है, इट इज़ ऑफ टू काइंड। एक तो कंट्रोल्ड होगा, इफ द इट इज़ कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, controlled nuclear fission, and the second one is uncontrolled nuclear fission। सेकंड होगा अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन जो है वो आपने देखा है, हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है। और यदि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है तो उसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो क्रिएट की जा सकती है। जैसे हम यूजुअली कोल और पेट्रोलियम हमारे पास जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं एनर्जी के। बट यदि हम सेम अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास मिलियन टाइम लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्रिएट होती है। और यदि अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है तो आप एटम बॉम्ब का उदाहरण आपके सामने है जो हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में हुआ है। सो इट लीड्स टू मैसिव डिस्ट्रक्शन। सो इसको जोड़ के यदि हम देखें, क्योंकि हमने एक साइड से न्यूक्लियर फिजन कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड पढ़ा है, तो हमने देखा कि यदि कंट्रोल्ड फिजन होता है तो वो इट इज़ वेरी यूजफुल इन द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो इन द सेम सेंस वी आर जस्ट डिस्कसिंग एंड थिंकिंग अबाउट द कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। क्या थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन यदि कंट्रोल्ड फॉर्म में किया जाए, यदि ये पॉसिबिलिटी इसकी हो, तो इसका मैनकाइंड के ऊपर कितना फ़ायदा हो सकता है। सो हम इस टेक्स्ट को पढ़ें और यहाँ से कुछ और गहराई से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। नेचुरल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इन द स्टार्स में, सन और स्टार्स में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस की हेल्प से। तो इन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स इज एम्स टू जनरेट द स्टडी पावर्स बाय हीटिंग द न्यूक्लियर फ्यूल टू अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 10⁸ केल्विन। न्यूक्लियर फ्यूल को आपको इस रेंज के टेम्परेचर तक गर्म करना है। बट सवाल ये है, और पहले तो हमें बात कर लेते हैं, एट दिस टेम्परेचर द फ्यूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस। और इस स्टेज के ऊपर जो आपका फ्यूल होगा वो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर होगा। एट दिस स्टेज द फ्यूल बी विल मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इट्स प्लाज्मा। अब ये चैलेंज है कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर आपके पास कौन सा कंटेनर होगा जो इतने हाई टेम्परेचर पर इसको कंटेन कर सकेगा। दिस इज द ट्रबल। So at this moment, several countries around the world are including India also is participating to make such containers। यदि ऐसी टेक्निक डेवलप कर ली जाती है, आप इमेजिन करिए तो कितनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हम क्रिएट कर सकेंगे ना। यू कैन इमेजिन द एनर्जी ऑफ सन एंड स्टार। सो यदि हम ये ऐसी टेक्निक विकसित कर लेते हैं कि ऐसा कंटेनर बना लेते हैं कि जो इतने टेम्परेचर को बियर कर सकता है, देन इट विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड होपफुली आई मीन मैनकाइंड का इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमारे पास एक अनलिमिटेड पावर सप्लाई हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एंड होपफुली वी विल बी सक्सेसफुल इन गेनिंग इट। थैंक यू। 7 ऑफ एनसीईआरटी। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, और इस एग्जांपल में हम न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन की जो इक्वेशंस होती है उनको बड़े गहराई से समझने का हमें मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छे तरीके का जो एग्जांपल है, इसे डिज़ाइन किया गया है। हम बात करते हैं कि सवाल इस तरीके का है कि आर द इक्वेशंस ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन, की जो न्यूक्लियर रिएक्शन की इक्वेशंस हैं, ओके, जैसे हमने एक्स सेक्शन 13.7 में पढ़ा है। हम देखें ये इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। सो ये क्या बैलेंस्ड है उसी सेंस में जैसे केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होती है। आप इस केमिकल इक्वेशन को देखें, इसमें दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करने के बाद दो वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, राइट। और यदि ऐसा नहीं है तो किस सेंस में ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होती है, ओके, इसको हमने समझना है। तो ये रहा इस सवाल का जवाब जो आपको एग्जाम में लिखना है, और इस एक्सप्लेनेशन को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन होती है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, जैसे हम लेफ्ट और राइट हैंड साइड ले लें, तो जो एक साइड के, जैसे ये हो गया रिएक्टेंट वाली साइड, उसमें एक रिएक्टेंट साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, और जो दूसरी साइड होती है वो प्रोडक्ट की साइड होती है। और ये केमिकल इक्वेशन हमारे पास सामने है।
2H2 प्लस O2 2H2O। तो इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो सेम रहते हैं। Number of atoms of each element is same on both side of the equation। इक्वेशन के दोनों साइडों में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए 2H2, तो इसमें चार हाइड्रोजन एलिमेंट के चार एटम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ देखिए दो एटम ऑक्सीजन के हैं। इससे एक जो रिजल्ट बना, प्रोडक्ट बना 2H2O। अब आप यहाँ गिन लीजिए, ये देखो चार हाइड्रोजन एटम जो लेफ्ट हैंड साइड में थे राइट हैंड साइड में भी है, और ये दो ऑक्सीजन के जो एटम है वो यहाँ भी हैं। बट मॉलिक्यूल चेंज हो गया, जो एटम है उनका जो कम्बिनेशन चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन कर रहा है और ये वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। दिस इज ओनली द चेंज। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, अल्टर द ओरिजिनल कम्बिनेशन ऑफ द एटम। सो जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है, मतलब ये रिएक्टेंट है, यहाँ आपने दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लिया, यहाँ ये जब कंबाइन हुए तो क्या हुआ, जो एटम्स का जो कंबाइन करने का जो फॉर्म है वो बदल गया। यहाँ दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन किए थे, यहाँ दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन किए हुए थे। केमिकल रिएक्शन जब हुआ तो ये H2O एक मॉलिक्यूल बन गया। सो इसमें होता क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द राइट हैंड साइड। तो ऐसा होता है केमिकल रिएक्शन में। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है। अब हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो आप यहाँ चलिए, ये देखिए, ये न्यूक्लियर रिएक्शन रहा, इसमें एक जो न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन है वो यूरेनियम एटम के साथ टकराता है। और यूरेनियम एटम के से टकराने के बाद फर्स्ट स्टेप में तो यूरेनियम जो है वो यूरेनियम रहता है। ओके, 92 यूरेनियम 236 हो जाता है। बट उसके बाद ये ट्रांसम्यूटेड हो जाता है, अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, उसकी जो अपीयरेंस है चेंज हो जाती है। आप देखिए इसमें यूरेनियम नाम की तो चीज़ ही नहीं रही, ये तो बेरियम और क्रिप्टॉन के बीच में चेंज हो जाएगा और एक की जगह तीन न्यूट्रॉन पैदा होंगे। जो न्यूक्लियर रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कंजर्व नहीं रहते, एटम चेंज हो जाता है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेपरेटली कंजर्व करते हैं। जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, उतने ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो राइट हैंड साइड में होंगे। पहले हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं, फिर हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्शन एलिमेंट में भी ट्रांसम्यूटेड, यही बात हमने आपके साथ अभी की कि जो एलिमेंट है वो ट्रांसम्यूट हो जाता है, वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। जैसे यूरेनियम जो है वो बेरियम और क्रिप्टॉन में चेंज हो गया। और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट नेसेसरी कंजर्व। इसमें जरूरी नहीं है कि जैसे केमिकल रिएक्शन में आपने देखा कि नंबर ऑफ एटम कंजर्व रहते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम कंजर्व नहीं रहते, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर बोथ सेपरेटली कंजर्व। ये दोनों सेपरेटली कंजर्व करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में। मैं एक न्यूक्लियर रिएक्शन आपको उदाहरण के लिए ले लेता हूँ, बाकी आपके लिए एक्सरसाइज के लिए रह जाएगा। ये देखिए 0N1 प्लस 92 यूरेनियम 235, और यहाँ आप देखें 54 जीनॉन 140 प्लस 38 स्ट्रॉन्शियम 94 प्लस 20N1, राइट। अब आप देखें कि यदि हम एटॉमिक नंबर की कंजर्वेशन की बात करें, एटॉमिक नंबर जेड, जेड लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 92, और जेड मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और यहाँ देखिए जेड इस साइड में देखिए, दिस इज वंस अगेन 92, 92, इसको हम ऐसे लिखें 54 प्लस 38 प्लस 0 इज इक्वल टू 92। अब आप यहाँ मास नंबर की बात करें, जो मास नंबर में है, मास नंबर में आपके पास आ जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो कंजर्व हो गए हैं, तो अब न्यूट्रॉन का आपका यहाँ पता चल जाएगा। मास नंबर में आएगा 1 प्लस 235, दिस इज 236। और आप राइट हैंड साइड में देखें, दिस इज 140 and plus 94 plus 2, so this is once again 236। so
In this case, the number of protons and number of neutrons separately conserved in the nuclear reaction. So that is the difference between the two. Okay. Another chance to learn it in more better way. So we are going to discuss the questions in another sense. देखिए, यदि यदि मान लो एक न्यूक्लियर रिएक्शन में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि कंजर्व रहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो सवाल ये होता है कि इन व्हाट सेंस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो फिर वो एनर्जी कहाँ से बनती है? तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी, बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शन इज आल्सो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, सो हाउ दिस एनर्जी अपीयर्स इन द न्यूक्लियर रिएक्शन? ये तो बड़ा सुंदर सवाल है। यदि न्यूट्रॉन भी उतने रहे, प्रोटॉन भी उतने रहे दोनों साइड्स में, तो एनर्जी कहाँ से आती है? वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन। पहले हम इसका सोल्यूशन पढ़ते हैं, फिर साथ साथ में इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सिंस द प्रोटॉन नंबर, एक न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कंजर्व्ड। वो जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा कंजर्व रहते हैं। ओके। अब द टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन इज सेम ऑन ईदर साइड ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहेगा तो टोटल रेस्ट मास भी उनका कंजर्व रहेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। But we have studied a very important thing in the Q value of the reaction। और फिजन और फ्यूजन में भी हमने ये पढ़ा है कि जब आप एक हैवी न्यूक्लियाई को ब्रेक करते हैं और वो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, और उसका जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी जो मास नंबर है, वो हाफ जैसे हो जाएगा। हैवी न्यूक्लियाई को आपने थोड़ा, उसका मास नंबर रिड्यूस हो जाएगा, पर उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो वो इंक्रीज हो जाती है। तो हम ये कहें कि जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई ऑन द लेफ्ट साइड नीड नॉट बी द सेम टू द राइट साइड। ये जो राइट साइड का जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा उसके बराबर नहीं होगी, और ये जो डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी होती है, यही एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन का कारण बनती है। डिफरेंस इन दीज बाइंडिंग एनर्जी, ये जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस आता है, एनर्जी, दिस इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। यही या तो रिलीज होती है या न्यूक्लियर रिएक्शन में एब्जॉर्ब होती है। ये इसको या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बनाती है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाती है। तो since the binding energy is contributing to the mass, you know the famous Einstein mass energy relation, E is equal to mc square. So mass convert into energy and sometime energy convert into mass and vice versa. So we say the difference in the total mass of the nuclei, जो न्यूक्लियाई का मास में डिफरेंस आएगा दोनों साइड्स में, is converted into energy, right? And it is in this sense that the nuclear reaction is an example of the mass energy interconversion। ऐसे ही मास एनर्जी में और एनर्जी मास में चेंज होती है। ओके। था दूसरा तीसरे के साथ लिंक्ड है। हमने अभी अभी पढ़ा कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी मास एनर्जी इंटर कन्वर्जन होता है, तो इससे लिंक अगला सवाल क्या है, जरा मजेदार तरीके से इसको समझिए। जनरल इंप्रेशन है कि दैट मास एनर्जी इंटर कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन में ही होता है, राइट? दिस टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, बट इट इज अ मिसकंसेप्शन। बट नेवर इन द केमिकल रिएक्शन। पर ये केमिकल रिएक्शन में तो होता ही नहीं है। दिस इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इनकरेक्ट। ये बिल्कुल गलत बात है, और इसका ही हमने एक्सप्लेनेशन देना है। तो हम सोल्यूशन की ओर चलें। दैट इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन इन द एनसीईआरटी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मास एनर्जी इंटर कन्वर्जन की बात करें, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये मास इस एनर्जी में, एनर्जी इस मास में कन्वर्ट हो जाती है। ये केमिकल रिएक्शन इज सिमिलर टू द न्यूक्लियर रिएक्शन प्रिंसिपल। ये जो केमिकल रिएक्शन का प्रिंसिपल है, एनर्जी का मास में का एनर्जी में कन्वर्ट होने का, वही न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में भी वही होता है, केमिकल रिएक्शन में भी वही होता है। तो फिर समझें कि हमें प्रॉब्लम कहाँ है। Energy released or absorbed in the nuclear reaction can be traced the difference in chemical binding energies। एनर्जी जो रिलीज और एब्जॉर्ब होती है केमिकल रिएक्शन में, वो ट्रेस होती है जो केमिकल्स जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस कितना आता है। उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, जो दोनों साइड्स में जो एटम और मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी में कितना डिफरेंस आता है, राइट?
सो यदि हम बात करें, chemical binding energy also gives a negative contribution to the mass defect, negative contribution to the total mass of atom or molecules, like the nuclear reaction, same as the nuclear reaction. Okay, so we can equally well say that the difference in the total mass of atoms or molecules, जो reactant और product में total mass of the atom और molecules के बीच में difference आएगा on the two sides of the chemical reaction will get converted into energy, और वो ही energy में convert होता है. तो फिर हमें पता क्यों नहीं चलता? अब सवाल ये है कि हमें फिर जजमेंट क्यों नहीं होती? मास डिफेक्ट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन इज ऑलमोस्ट मिलियन टाइम्स स्मॉलर, वो बहुत कम होता है. ये जो मास डिफेक्ट आता है केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम जो होते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, ये सेम रहते हैं, ये कंजर्व रहते हैं, इसलिए ये जो लॉस ऑफ मास होता है वो बहुत कम होता है, मिलियन टाइम. ना सी इमेजिन इट्स ए मिलियन टाइम स्मॉलर देन दोज ऑन द न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शन के कंपैरिजन में मिलियन टाइम कम होता है. सो दिस इज़ द रीज़न फॉर द जनरल इम्प्रेशन. इसलिए हमारे एक जनरल इम्प्रेशन हो जाता है कि शायद जो मास का एनर्जी में और एनर्जी का मास में जो इंटर कन्वर्शन होता है, अंदर ही अंदर जो एक दूसरे में वो कन्वर्ट होते रहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, केमिकल रिएक्शन में नहीं होता. तो हमें इस मिसकंसेप्शन को नहीं मानना चाहिए, ये इनकरेक्ट है. मास एनर्जी इंटर कन्वर्शन डज नॉट टेक्स प्लेस इन द chemical reaction. It takes place in the chemical reaction as well as in the nuclear reactions. This is all about this problem. And with this, I'm closing this chapter. I hope that you have enjoyed it a lot. Thank you.